हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्या रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम लोकसभा और राज्यसभा के विषय में बात करने वाले हैं। दोनों को एक साथ ही हम तुलनात्मक रूप में देखेंगे और उनकी सारी बातों को जानेंगे। दोस्तों देखिएगा, ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। यहाँ देखिएगा, हम बात कर रहे थे भारतीय संसद की। संसद के अंदर जो 3 पार्ट हुआ करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति की अपनी पूरी बातें कर चुके हैं और राष्ट्रपति के पदभार को संभालने के लिए देखिएगा, अनुपस्थिति के अंदर उपराष्ट्रपति का पद होता है, उसके बारे में भी सारी बातें अपने जान चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये भी हम देख चुके हैं। उच्चतम न्यायालय को भी हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर संसद के 2 बचे हुए जो भाग हैं, हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, उनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। ये जो चारों यूनिट हैं दोस्तों, ये भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इनको आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर इनका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप इन यूनिट्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 79 कहता है कि भारतीय जो संसद होगी उसके 3 अंग होंगे, जिसमें से एक होगा राष्ट्रपति, एक होगी राज्यसभा और एक होगी लोकसभा। हमारी जो संसद है इन तीनों से मिलकर के बनती है। हमारी जो विधायिका है, हमारे जो कानून है, वो इन तीनों के द्वारा ही बनते हैं और ये तीनों ही संसद के अंग हैं। अगर हम कहें संसद में कितने सदन हैं, तो सदन तो देखिएगा, एक तो हमारा उच्च सदन रह गया और दूसरा देखिए निम्न सदन रह गया। सदन तो 2 हैं, लेकिन अंग की बात करें तो 3 हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो है वो इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता। वो न तो राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो इनकी किसी सभा के अंदर भाग भी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो इसका अभिन्न अंग माना जाता है। अभिन्न मतलब जिसको आप इससे अलग नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिएगा कोई बिल लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में आया, अब राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया, तो भी वो कानून बनने वाला नहीं है जब तक कि उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाएं। दोस्तों, अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, उसके अंदर कई उसके अंदर उसको वीटो पावर भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी हैं। अब राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। और प्रधानमंत्री कहाँ से बनता है? प्रधानमंत्री बनता है लोकसभा से। लोकसभा से इसलिए बनता है क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है, लेकिन हम लोकसभा का इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जिस दल से, जिस पार्टी से वो आता है, उसका बहुमत लोकसभा में होना चाहिए। दोस्तों, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों अभिन्न अंग हैं। इन तीनों के द्वारा ही जो है भारतीय संसद पूरी होती है। राष्ट्रपति को अपने पढ़ चुके हैं। आज हम राज्यसभा और लोकसभा को तुलनात्मक रूप से देखने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसके चुनाव बार बार होते रहते हैं और इसकी जो है कंडीशन तब तक रहेगी जब तक इसको लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त है, जब तक इसको विश्वास मत प्राप्त है तब तक लोकसभा चलती रहती है। अगर विश्वास मत नहीं रहता तो लोकसभा भंग हो जाती है और फिर से दोबारा चुनाव होते रहते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की तुलनात्मक रूप से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अन्य नामों के रूप में। अन्य नामों की अगर हम बात करें तो देखिएगा, लोकसभा, लोकसभा की एक तो ये याद रख लीजिएगा, हम इसे जनता का सदन कहा करते थे। 1954 से पहले जो इसका नाम आता था, लोकसभा को हम जनता का सदन कहा करते थे और राज्यसभा को हम कहते थे राज्य परिषद। लेकिन बाद में उनके नाम परिवर्तन करके लोकसभा और राज्यसभा कर दिए गए। तो लोकसभा के जो अन्य नाम हैं उसके अंदर देखिएगा, एक तो लोकसभा को अपने निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी नाम है जो हमें याद रखने हैं। अब हम लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। और लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं, क्योंकि लोकप्रिय सरकार का जो गठन है वो यहीं से हुआ करता है। दोस्तों, अब दूसरी बात करें, राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो जहाँ ये प्रथम सदन है तो वहीं ये क्या हो गया? ये द्वितीय सदन हो गया। और ये अगर लोकप्रिय सदन है तो ये फिर ये कौन सा हो गया? अलोकप्रिय। अलोकप्रिय का मतलब ये नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है, इसलिए हम देखते हैं। इसके बाद में देखिएगा, लोकसभा को हम कहते हैं अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विश्वास मत तक रहती है, इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए हम इसे अस्थायी सदन कहते हैं और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है।
लेकिन राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है और इसे शक्तिशाली सदन भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा राज्यसभा को हम बुद्धिजीवियों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कानून के विशिष्ट ज्ञाता है या जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, वो यहाँ तक राज्यसभा में पहुँचते हैं। एक और बात कि राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है किसका? राज्यों का। और लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोगों का। देखिए हमारे द्वारा जो चुन करके हम जिसको वोट डालेंगे, बात को समझ लीजिएगा कि हम जिसको वोट डालेंगे वो वोट जिनको दिया वो जीत करके कहाँ जाएंगे? वो लोकसभा में जाएंगे। हमने जिनको वोट दिया वो जीत करके लोकसभा में जाएंगे दोस्तों। जो प्रधानमंत्री और सांसदों के लिए हमने जो वोट दिए थे वो सारे लोग चुन करके लोकसभा में जाते हैं। हम लोकसभा के लिए वोट डाल सकते हैं, हम राज्यसभा के लिए वोट नहीं डालते। जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं? तो हमारे जो एमएलएज हैं, जो हम एमएलए चुनते हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, वहाँ से जो हमारे चुने हुए लोग हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से होते तो हमारे द्वारा हैं, लेकिन हम इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। हम प्रत्यक्ष रूप से चुन करके किसको भेजते हैं? लोकसभा के अंदर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन। क्योंकि डायरेक्ट जो हमने चुन करके भेजा वो वहाँ जा करके बैठेगा दोस्तों। आपने भी अपने इलाके के अंदर जो है किसी सांसद को वोट किया होगा, और अगर वो जीत गया है तो वो आज कहाँ बैठा है? लोकसभा के अंदर बैठा है, वो राज्यसभा में नहीं बैठता है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिएगा जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अंतर के रूप में देखें तो राज्यसभा क्या है? राज्यों का सदन है, और इसे हम क्या कहते हैं? उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगर इसे उच्च सदन कहेंगे तो लोकसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं दोस्तों। देखिएगा दोनों के अपने अपने महत्व है। कई बार राज्यसभा की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठते रहते हैं कि ये जो है सांसदों को लाने की बैकडोर एंट्री है। राजनेताओं को खुश करने के लिए इनको बैकडोर से, जिनको जो सामान्यतः होता भी यही है कि जो लोकसभा के चुनाव में जीत नहीं पाते तो फिर वो राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा में मनोनीत भी कर दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी है, ये काफ़ी जो विवाद हैं वो चलते रहते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी दोनों का अपना अपना महत्व है, क्योंकि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तो राज्यसभा जो है काम चलाने के लिए हुआ करती है दोस्तों। उसके बाद में हम देखिएगा संरचना की दृष्टि से बात करें तो लोकसभा की जो संरचना दी गई है वो 81 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 81 में दी गई है। और राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 के अंदर दी गई है, 80 के अंदर दी गई है। अब देखिएगा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में मतलब हम जिनको वोट देंगे वो चुन करके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि 552 हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीटों पर चुनाव करवा सकते हैं? 552 पर। और जबकि राज्यसभा से कितने हैं? 250 सदस्य। अधिकतम है, ये अधिकतम है दोस्तों। लेकिन चुनाव कितने पे होते हैं? 545 पे होते हैं। तो ये 7 कहाँ हैं? अभी हम 7 सीटें और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत अभी हमारे पास में नहीं है। कुछ भाग जम्मू कश्मीर का जो है वो भाग अधिकृत कश्मीर है, अगर वो भाग हमें मिल जाता है तो सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं और 552 तक लेकर के जा सकते हैं। मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? 552 हो सकती है। लेकिन अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545 हैं। और यहाँ कितनी हैं? 245 सीटें हैं। तो 545 के अंदर भी देखिएगा 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो जिन्हें हम चुनते हैं, जिनको वोट डालते हैं और वो वहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें हम निर्वाचित सदस्य कहते हैं। उनकी संख्या है 543 अधिकतम हो सकती हैं। इसके बाद में देखिएगा यहाँ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो ये हो गए 233। राज्यसभा के कितने हो गए? 233 जो चुन करके आते हैं, मनोनीत नहीं हैं। 245 में से 233 तो क्या हो गए? चुन करके आते हैं। और जो बचे 12 उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और यहाँ देखिएगा ये जो 2 हैं, ये 2 जो बचे इनको मनोनीत करेगा कौन? करेगा राष्ट्रपति। और यहाँ जो 12 बच गए इनको मनोनीत करने का कार्य करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति खुद से उसको नहीं करना होता है, वो कार्य करता है मंत्री परिषद की और प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा ये जो नंबर्स है ना, ये 543 और 2, ये जो नंबर हैं, ये नंबर तो आर्टिकल 81 में दिए गए हैं। लेकिन ये जो 2 व्यक्ति हैं ये कौन होते हैं? कहाँ से आते हैं? ये 2 व्यक्ति होंगे एंग्लो इंडियन।
एंग्लो इंडियन जो व्यक्ति हैं, अगर ये दो यहाँ नहीं आते हैं तो आर्टिकल 331 के अनुसार इन्हें यहाँ पर लाया जाता है। अगर ये जो 543 है, ये 543 के अंदर एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो 331 के अनुसार जो है इनको चुना जाता है, इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और वापस वही बात कि राष्ट्रपति स्वयं से इनको मनोनीत नहीं करता है, जो नाम रिकमेंड करता है मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है इनको मनोनीत किया जाता है। और इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 366 नंबर 366 में जो है एंग्लो इंडियन के परिभाषित किया गया है। अब देखिएगा एंग्लो इंडियन होता कौन है। एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति है जिनमें से किसी भी वंशज का माता या पिता के अंदर हम देखें तो दादा, पिता या किसी का संबंध जो है अंग्रेजों से रहा हुआ हो, तो वहाँ से अगर कोई चुन करके आता है तो उनका जो वंशज है उसके अंदर जो अंग्रेजों का कोई रोल है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन कहते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये दो चुने ही जाएंगे। अगर इन 543 में दो एंग्लो इंडियन नहीं है तो हम इनका चुनाव करते हैं, अन्यथा हम इनका चुनाव नहीं करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये नंबर 543 और 2 जो है 545 नंबर तो यहाँ है, लेकिन जो इसको लाया जाएगा वो आर्टिकल 331 है और इसकी परिभाषा जो है 366 के द्वारा हम इसको स्पष्ट किया करते हैं। यहाँ ये जो 12 हैं ये 1280 के अंदर ही है। ये 12 व्यक्ति कौन होंगे, ये 12 व्यक्ति वो होंगे जो अपने क्षेत्र के महारथी हैं। अपने कौन से क्षेत्र के महारथी, किनको शामिल किया करता है, तो संविधान कहता है विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, ये 4 हैं। कितने भाग हैं, 4 कितने हैं, 4। और ये 4 कौन कौन से हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और जो है समाज सेवा या सहकारिता, इनका कोई महारथी होगा तो इनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है दोस्तों। और यहाँ ये मत समझिएगा 4 है तो 3 चारों के यानी 12 हो गए। ये 12 के 12 किसी एक फील्ड के भी हो सकते हैं और 12 में से 6 किसी के हो सकते हैं, 3 किसी के हो सकते हैं, 3 किसी के हो सकते हैं और कोई फील्ड छूट भी सकता है दोस्तों। ये कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि 12 को जो है 3 के हिसाब से 4 में अपने बांट देंगे दोस्तों। हाँ, ये जरूर वापस वही बात उठती है कि ये 12 आएंगे कहाँ से, कौन बताएगा, तो ये प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो जो राष्ट्रपति को देते हैं उसके द्वारा जो है यहाँ पर इनको मनोनीत किया जाता है दोस्तों। तो 233 तो कौन से होंगे, निर्वाचित हो गए, और 12 जो हैं वो कौन से हो गए, मनोनीत हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठा था कि सचिन तेंदुलकर तो एक खिलाड़ी थे, फिर उन्हें क्यों मनोनीत किया गया। हालांकि खेल का जो यहाँ स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन जो खेल है उसको भी कला के अंदर शामिल किया जाता है, इसलिए खिलाड़ियों को भी इसमें ले लिया जाता है दोस्तों। तो 80 के अंदर ही जो है इनका 12 का उल्लेख जो है वो किया गया है। 80(3) के अनुसार हम इनको देखते हैं। इसके बाद में देखिएगा 524, अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, 524 जो है राज्य से हैं और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं दोस्तों। 543 जो है 543 के अंदर जो लोग चुने जाएंगे वो 524 तो होंगे राज्य से और 19 होंगे केंद्र शासित प्रदेश से। ये जो सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर वाले परिवर्तन के पश्चात की है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर वाले परिवर्तन के पश्चात की हैं दोस्तों, क्योंकि पहले केंद्र शासित जो प्रदेश थे वो 13 थे और जो राज्य थे वो 530 थे। अब जो है जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं उनमें हुए परिवर्तन के बाद में हमें इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार से परिवर्तन यहाँ हुआ तो 225 जो हैं व्यक्ति चुन करके आएंगे राज्यों से और 8 आने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेशों से दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा जो मनोनीत सदस्य हैं वो 2 आंग्ल भारतीय होंगे, इनके बात अपने कर चुके हैं। कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 331 के अनुसार। और यहाँ मनोनीत जो होंगे 12 विशेषज्ञ होंगे। अपने फील्ड के एक बार फिर से याद करवा दूँ कौन से होंगे ये 12, ये 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। समाज सेवा या सहकारिता है, दोनों को एक ही रूप में अपने देख करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं चुनाव की दृष्टि से। तो देखिएगा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो अप्रत्यक्ष और खुला मतदान प्रणाली के द्वारा हुआ करते हैं। प्रत्यक्ष क्योंकि लोकसभा के अंदर हम प्रत्यक्ष वोट डालते हैं और अप्रत्यक्ष जो है वो राज्यसभा के
अंदर होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते, हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं वही जा करके जो है इनका चुनाव किया करते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा यहाँ जो चुनाव की विधि है वो कौन सी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है लोकसभा के अंदर, यानी बहुलतम प्रणाली हम इसको कहते हैं, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। और इसमें जो है जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो आपसे ये पूछा जाए कि अभी जो है वोट डालने की उम्र कितनी है, कितने साल का व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता है, तो 18 वर्ष है। तो क्या ये हमेशा से ही 18 वर्ष थी? नहीं, मूल संविधान में जो था वो 21 वर्ष का था। अब ये परिवर्तन हुआ, बहुत बार ये आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है। 61 नंबर जो आर्टिकल है आपका, इस 61 के अनुसार जो वोट डालने की आयु कितनी तय कर दी गई, 18, और पहले कितनी हुआ करती थी, 21 से कितनी हो गई, 21 से हो गई 18। अब ये कब हुआ, 61वां संविधान संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 के अंदर, 1989 के अंदर जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की आयु है उसको 21 साल से कर दिया गया था 18 वर्ष। ये देखिएगा राजीव गांधी के समय की बात है दोस्तों। तो यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। यहाँ बहुमत की बात नहीं है, यहाँ बहुमत की बात नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि 50% से ज़्यादा वोट मिले। और यही जो है चुनाव सुधार का मुद्दा भी रहता है कि मान लीजिएगा 6 व्यक्ति खड़े हो गए और उनके अंदर किसी को 31% वोट भी मिल गए, तो क्या वो सबका बहुमत है? क्या सारे के सारे लोग उसको चाहते हैं? नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बन जाता है, क्योंकि बहुलतम यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, अब वो कितने प्रतिशत भी हो सकती हैं दोस्तों, तो उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से अपने जानते हैं दोस्तों। यहाँ जो प्रणाली अपनाई जाती है राज्यसभा के अंदर वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी हमारे राज्यों का अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व होता है, और मत एकल संक्रमणीय की अपने बात राष्ट्रपति के अंदर भी कर चुके हैं दोस्तों। जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है यहाँ चुनाव होता है, यहाँ जनता स्वयं चुनती है, लेकिन यहाँ जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो चुनाव किया जाता है। और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? होती तो इससे ज़्यादा है, लेकिन 25 साल का जो व्यक्ति है वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, लेकिन राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। अब यहाँ देखिएगा एक और सदस्य भी होता है, वो उसकी आयु 35 वर्ष है। अब देखिएगा यहाँ समझने वाली बात ये है कि 30 वर्ष किसकी है? जो राज्यसभा में चुना जाएगा दोस्तों, लेकिन 35 वर्ष किसकी है? राज्यसभा के सभापति की। अब सभापति की आयु क्यों है 35 वर्ष? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की जो है सभापति पद को संभालता है और वही उनका कार्यभार भी देखता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, इसलिए उसकी आयु भी कितनी है, इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन लोकसभा के लिए तो बात एक ही रहेगी, वो 25 वर्ष ही है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर भी है, 35 वर्ष के रूप में भी एक सदस्य की जो है आयु मानी जाती है, लेकिन वास्तव में वो यहाँ देखिए राज्यसभा का सदस्य नहीं हुआ करता है दोस्तों। अब हम बात करें शपथ की। शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है लोकसभा में भी। अब पहले लोकसभा की बात करते हैं, तो देखिएगा 552 सदस्यों के बाद की 545 तो अभी भी हैं। तो क्या संभव होता है इतने सारे सदस्यों को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा? जो कहा गया है वो ये है कि या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। तो यहाँ क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, जो लोकसभा बन गई है उसमें से किसी वरिष्ठतम सदस्य को शपथ दिलवा देता है, और वही जो बाकियों को शपथ दिलवा देगा और सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उसे अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, और वो अस्थायी अध्यक्ष तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा अपना एक स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसी का चुनाव न कर ले। जब लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष आ जाएगा तो ये अस्थायी अध्यक्ष जो है अपनी सीट को छोड़ देगा दोस्तों। ये जो अस्थायी अध्यक्ष है इसे ही हम प्रोटेम स्पीकर के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो देखिए क्या कहा हमने, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित है वरिष्ठतम। अब यहाँ वरिष्ठतम का क्या तात्पर्य है? वरिष्ठतम का तात्पर्य एज से भी हो सकता है और जो है अनुभव से भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता हम किसको देंगे? जिसने ज़्यादा समय तक काम किया है, जिसकी वरिष्ठता किसके आधार पर, जो लंबे समय तक सीट पे रहा हुआ है उसे हम
वरिष्ठ मान करके चलते हैं और उसी सदस्य को जो है राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्य पद की शपथ को दिलवा देता है और यह सदस्य ही अन्य सदस्यों को पद की शपथ दिलवाने का कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति किसको शपथ दिलवाएगा? राष्ट्रपति तो केवल एक सदस्य को ही शपथ दिलवाएगा और ये सदस्य ही जो है वो बाकियों को शपथ दिलवाने का कार्य करता है। दोस्तों अब हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कौन दिलवाएगा शपथ? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति। या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलवाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति हैं वो दिलवाने का कार्य करेगा। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो लोकसभा है उसके पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो हमारे पहले लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, बाद में स्पीकर भी बने थे और इन्हें देखिए हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया था। दोस्तों ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था और यही वो पहले व्यक्ति भी थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति है जीएमसी बालयोगी, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष थे लेकिन अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे। दोस्तों तो इन ऐसे नामों को आप याद रखा करिएगा और इस अस्थायी अध्यक्ष की अपनी बात कर सकते हैं कि इस अस्थायी अध्यक्ष को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर भी कहा करते हैं। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित वो वरिष्ठतम सदस्य जो लोकसभा के अंदर अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाता है और तब तक जो है अध्यक्ष का पद संभालता है जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, अब उसका कोई काम शेष नहीं रह जाता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कार्यकाल के विषय में। दोस्तों तो कार्यकाल की बात करें, सामान्य रूप से जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन क्या ये स्थायी है? स्थायी सदन तो है नहीं, राष्ट्रपति की तरह तो है नहीं कि 5 वर्ष का उसको हमने कह दिया। ये तब तक रहेगा जब तक उसको सदन के अंदर विश्वास मत प्राप्त है। ये 5 वर्ष कब तक रहेगा? जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त हैं। आर्टिकल 85 के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों लेकिन हम यहाँ स्थायी की बात करें, स्थायी सदन है और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। 83(1) के अंदर जो है इसका प्रावधान किया गया है। हाँ, हम ये मानते हैं, पढ़ते जरूर हैं कि एक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होगा, लेकिन वास्तव में जो बात है वो ये है कि इसके 1/3 सदस्य हैं। इसमें जो कहा गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाएंगे। यानी प्रत्येक 1/3 सदस्य, यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद में रिटायर हो जाएंगे और उनके जगह दूसरे आ जाएंगे फिर 2 वर्ष के बाद में, यानी एक जो बनेगा वो 6 साल तक रहता है। तो इस प्रकार से हम इसका 6 वर्ष का कार्यकाल मान लेते हैं। दोस्तों ठीक है, उसके बाद में हम देखें कि आर्टिकल 85 की अभी हमने बात की थी, तो लोकसभा एक अस्थायी जो है सदन माना जाता है। इससे पहले भी भंग किया जा सकता है 85 के अनुसार, लेकिन भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा और राष्ट्रपति अपने आप नहीं करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही करता है। क्या इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल में इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अब देखिएगा, यहाँ एक आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया था 6 वर्ष का। कितने साल का कर दिया गया था? 6 वर्ष का। 1976 की बात है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और वापस इसको कितना कर दिया गया? 5 वर्ष का। तो अभी कितना है? 5 वर्ष है। तो 42वें संविधान संशोधन के अंदर लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया गया? 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष का 1976 का है और 44वां संविधान संशोधन 1978 का है। दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ अपने प्रत्येक जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 वर्ष किस प्रकार से मान करके चलते थे उसकी बात हमने कर ली थी। इसके जो कार्यकाल को आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है और इसके जो है प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 जो निर्वाचित सदस्य हैं, कौन से सदस्यों की बात कर रहे हैं हम? निर्वाचित सदस्य हैं, वो पद मुक्त हुआ करते हैं। इसको भी अच्छे से याद रखना, अगर टिपिकल क्वेश्चन आए तो उस प्रकार की चीज़ें पूछ लेता है, क्योंकि वो जो दूसरा सदस्य है जिनको मनोनीत किया गया है वो तो बराबर में ही है ना, वो तो वैसे के वैसे
ही रहेंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं पदाधिकारियों के विषय में। तो लोकसभा का जो पदाधिकारी होता है उसे हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और जो राज्यसभा का पदाधिकारी होता है उसे हम राज्यसभा सभापति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका चुनाव कैसे होता है, पदाधिकारी का चुनाव कैसे होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ दो हम मानते हैं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है कई बार, तो उसका कार्यभार संभालने के लिए उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन करता है, वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। यानी लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ से बनता है, अपने में से ही बनेगा। लोकसभा के जो जितने सदस्य हैं आप देख लीजिएगा, 552 अधिकतम हो सकते हैं, 545 की अपनी बात कर रहे हैं, वो जो सदस्य हैं उनमें से एक को चुना जाएगा और वो सारी लोकसभा को संभालता है। देखिएगा कितना महत्वपूर्ण पद है, हम इसकी गरिमा को नहीं समझ पाते, लेकिन देखिएगा उसके अंदर बहुमत दल का नेता भी बैठा है, पक्ष भी बैठा है और उसके अंदर विपक्ष भी बैठा है दोस्तों। और सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि अध्यक्ष कहाँ से चुना जाएगा, जो पार्टी चुनाव जीती हुई है, यानी बहुमत दल का ही हुआ करता है अध्यक्ष, लेकिन उसको विपक्ष का सामना भी करना पड़ता है। इस पूरी सदन की कार्यवाही को संभालता है अध्यक्ष, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति के अंदर उपाध्यक्ष संभालता है। लेकिन ये आते कहाँ से हैं, इनका जो चुनाव है लोकसभा सदस्य जो होते हैं उन्हीं से जो है दोबारा किया जाता है दोस्तों। और राज्यसभा का जो सभापति है वो कहाँ से आता है, तो वो पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति पद पर जो बैठेगा वो यहाँ का सभापति हो जाएगा। वो पद होने के कारण यहाँ का सभापति होता है, इसलिए इसका चुनाव जो है वो राज्यसभा में से नहीं किया जाता। इसलिए बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो कौन है जो राज्यसभा का सभापति होता है, या कौन सी ऐसी सभा है जिसका सभापति उस सभा का सदस्य नहीं होता। तो देखिएगा उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं हुआ करता है दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा उपसभापति की अगर हम बात करें, राज्यसभा का जो उपसभापति है तो उसका चुनाव जो है राज्यसभा अपने में से ही किया करती है। अब इसके बाद में देखिएगा शपथ किसकी बात कर रहे हैं हम, पदाधिकारियों की। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुकी होती हैं। सभापति और उपसभापति की भी शपथ नहीं होगी। उपसभापति जो है वो राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ले लेता है, और उपसभापति जो है वो तो उपसभापति जो है वो उनके सदस्यों में से ही चुना जाता है, इसलिए वो भी पहले शपथ ले चुका होता है, या शपथ की उनको आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात करें पदाधिकारियों के कार्यकाल की, तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कब तक रहेगा, जब तक सदन रहेगा तब तक रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक लोकसभा है तब तक उसका जो है अध्यक्ष जो है वो बना रहेगा, लेकिन उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक भी वो अपने पद पर बना रहता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा राज्यसभा का जो सभापति है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति का काल 5 वर्ष का हो गया दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, लेकिन उत्तराधिकारी आने तक वो जो है अपने पद पर बने रहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें पदाधिकारियों के त्याग पत्र की, तो कि कौन सा जो है किसको त्याग पत्र देगा दोस्तों। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। लेकिन यहाँ हम देखें सभापति जो है वो किसको त्याग पत्र देगा। अब सभापति यहाँ उपसभापति को त्याग पत्र नहीं देता है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा दोस्तों। अब पदाधिकारियों की पद मुक्ति की हम बात करें, यहाँ हम ये भी देख लेते हैं, फिर उपसभापति किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को दे देता है। यहाँ देखिएगा उपसभापति होगा वो तो किसको दे देगा, सभापति को दे देगा। उपसभापति तो सभापति को दे देगा, लेकिन सभापति किसको देगा, सभापति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। जरूरी नहीं है वो काम करना चाहे, हो सकता है उसकी इच्छा नहीं है, इस समय किसी कारणवश वो जो है काम नहीं करना चाहता, तो वो अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। पद मुक्ति की बात करें, पद मुक्ति की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा से चुना जाता है, इसलिए लोकसभा के सदस्य ही उसको बहुमत प्रस्ताव के द्वारा संकल्प पारित करके हटा सकते हैं, उसे पदमुक्त कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के भी जो सभापति हैं उपसभापति हैं वो राज्यसभा अपनी कुल संख्या के बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पारित करके उनको पदमुक्त कर सकती है दोस्तों। लेकिन यहाँ अंतर रहेगा सभापति और उपसभापति के अंदर। वापस बात दोहरा देता हूँ, क्योंकि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है तो उसके अंदर लोकसभा का योगदान भी होता है, इसलिए
लोकसभा का अनुमोदन भी आवश्यक होता है दोस्तों। उपसभापति को हटाएं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उपसभापति तो राज्यसभा के सदस्यों से ही बनता है, लेकिन सभापति जो है उसके अंदर लोकसभा के सदस्यों का भी लेना देना है, इसलिए वहाँ से भी उसको जो है अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। तो उपसभापति तो राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या या कुल संख्या जो है उसके बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पारित करके पदमुक्त किया जा सकता है, दोनों को ही किया जा सकता है, लेकिन सभापति के लिए जो है वो लोकसभा से अनुमोदन आवश्यक होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें पदाधिकारियों की अनुपस्थिति में जो है कार्य कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, सभापतित्व कौन करेगा। तो अगर लोकसभा में अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा, और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो सदन द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कार्यभार कौन संभालेगा। अब राज्यसभा में अगर सभापति नहीं है तो कार्यभार उपसभापति संभालता है, अध्यक्षता उपसभापति करेगा, उपसभापति नहीं है तो सदन द्वारा ये निर्धारित कर लिया जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा इसके बाद में हम बात करें गणपूर्ति की। गणपूर्ति यानी कोरम जो है वो कितना होना चाहिए। तो लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य होने अनिवार्य हैं, लेकिन राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के लिए जो है 1/10 सदस्य होने अनिवार्य हैं, यानी दोनों की संख्या बराबर है दोस्तों। अब हम बात करें निर्णायक मत की। अगर मत बराबर रह गए हैं लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा के अंदर किसी स्थिति के अंदर मत बराबर रह गए हैं तो जो पीठासीन अधिकारी है उसके रूप में अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सभापति यानी पीठासीन अधिकारी के रूप में मत बराबर रहने की स्थिति में निर्णायक मत देता है दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें दोनों के ही अंदर, हम ये देखें यदि अध्यक्ष के विरुद्ध पदमुक्ति का प्रस्ताव है, यदि अध्यक्ष के जो विरुद्ध है पदमुक्ति प्रस्ताव विचाराधीन है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में तो वो काम ही नहीं कर सकेगा। तो क्या वो वोट देगा? हाँ, ऐसी स्थिति में वो है सामान्य सदस्य के रूप में सामान्य मत दे सकता है दोस्तों। तब वो, क्योंकि वो संसद का सदस्य तो है, लोकसभा का सदस्य तो है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो किसी भी कंडीशन के अंदर जो सभापति है सामान्य वोट नहीं दे सकता है दोस्तों। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो इसका सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो अपना वोट कहीं किसी भी प्रकार से यहाँ नहीं दे सकता है। लेकिन वो कौन सा वोट देगा? निर्णायक मत है वो वहाँ पर दे सकता है, अगर मत बराबर रहने की कंडीशन आती है तो। इसके बाद में देखिएगा किसी भी स्थिति के अंदर जो है यहाँ सामान्य मत नहीं दे सकता है सभापति। इसके बाद में हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति एक बराबर है, या वे कौन सी स्थितियाँ हैं जिनमें लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है या फिर राज्यसभा की शक्ति ज़्यादा है दोस्तों। दोनों में से ये जो अंतर आता है इनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति बराबर है, यानी एक जैसी शक्ति है। तो देखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने के संबंध में दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं, क्योंकि दोनों उसमें भाग लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग है किसी में भी लाया जा सकता है, इसलिए दोनों की शक्तियां बराबर हैं। न्यायाधीशों को पदमुक्त करने के लिए भी दोनों की शक्तियां बराबर हैं। प्रधानमंत्री दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है दोस्तों। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, इसलिए वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखें साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने में और पारित करने में दोनों की जो शक्ति है वो एक बराबर है। इसके अलावा देखिएगा हम वो परिस्थितियों की बात करेंगे जिनमें जो लोकसभा है वो अधिक शक्तिशाली है। तो सबसे पहले हम देखें धन विधेयक और वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने और निर्णय करने के संबंध में जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में जो है अधिक अधिकार प्राप्त है लोकसभा को। इसके बाद में साधारण विधेयक, वित्त विधेयक व धन विधेयक को पारित करने के संबंध में भी जो है इनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अभी हमने बात भी की कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत के आधार पर ही होती है। अब वो राज्यसभा का सदस्य तो हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में बहुमत वाले को आपने कभी भी लोकसभा के अंदर जो है प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेकर के आ सकते दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है, अध्यक्षता है, वो सारी पावर किसके पास में होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास में हुआ करती है। अब ये भी देखिएगा मंत्रिपरिषद होती है, सारा कार्य करती है। मंत्री तो जो राज्यसभा के हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, राज्यसभा के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। तो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। मंत्रिपरिषद को लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के पद से ही पदमुक्त किया जाता है दोस्तों। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव अपने नहीं लेकर के आ सकते हैं।
अब देखें किन परिस्थितियों में राज्यसभा अधिक प्रभावशाली है, तो उपराष्ट्रपति की पदमुक्ति जो है वो राज्यसभा में ही आता है प्रस्ताव, तो वहां पर होगी। इसके अलावा देखिएगा आर्टिकल 249 और 312 249 और 312 के अंदर जो है राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां प्राप्त है। क्या कि राज्यसभा जो है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से अगर वो संकल्प पारित कर दे तो वो जो विषय है जो राज्य सूची का है और इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, तो उस विषय पर आगामी 1 साल तक कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को मिल जाता है। दोस्तों समझ लीजिएगा इस बात को। कोई विषय है जो राज्य सूची का है, राज्य सूची पर जो कानून बनाएगा वो राज्य ही बनाते हैं, लेकिन राज्य सूची के किसी ऐसे विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, कौन कर सकता है? ये पावर किसके पास में? राज्यसभा के पास में। कैसे करेगी? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 से। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस विषय के ऊपर आगामी 1 साल तक जो है संसद कानून बना सकती है। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा आर्टिकल 312 312 क्या कहता है कि ये जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका सृजन जो है वो राज्यसभा में ही किया जा सकता है। राज्यसभा अपने में से उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दे तो फिर वो नई किसी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा उपराष्ट्रपति की पदमुक्ति के संबंध में और राज्यसभा साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में जो उसको अधिकार प्राप्त है वो 6 माह की देरी कर सकती है और धन विधेयक पर जो है वो 14 दिन की देरी कर सकती है। दोस्तों तो ये कुछ एक कंडीशंस थी जिनमें राज्यसभा अधिक पावरफुल है। दोस्तों हम किसी को भी पावर कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। हालांकि राज्यसभा के ऊपर बहुत सारे विवाद उठते रहे हैं लेकिन फिर भी राज्यसभा का अपना महत्व है। दोस्तों तो ये लोकसभा और राज्यसभा की सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो अपने देख चुके हैं। दोस्तों इसके बाद में अगली क्लास के अंदर हम जो है बात करेंगे राज्य सरकार के विषय में, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये बड़ी अच्छी बात होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि आने वाले क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएं और आपकी क्लास में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।